हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नहीं टॉपिक्स होंगे, क्योंकि एक टॉपिक नहीं है, ढेर सारे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है हमारा फ्री वाइब्रेशन, दूसरा है हमारा डैम्प्ड वाइब्रेशन, तीसरा है हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन, चौथा है हमारा रेजोनेंस। तो ये टॉपिक वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे, तो मन लगा करके यहीं बैठे रहें, अपना पॉजिटिव माइंड यहीं पे रखें, अपना कंसंट्रेशन अपना यहीं रखें। ठीक है, इधर उधर की बातें ना सोचे समझे, पूरे वीडियो को देखें अच्छे से और एक एक चीज आप लोगों को समझ में आने वाली है। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं फ्री वाइब्रेशन। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द पीरियोडिक वाइब्रेशन in a body due to slight disturbance in its mean position is called as free vibration और नेचुरल वाइब्रेशन। मतलब कि अगर कोई बॉडी है, उसको मीन पोजीशन से क्या कर दिया गया, डिस्टर्ब कर दिया गया है ना, उसको एकदम फिक्स करके। ऐसा नहीं कि इसको हमने ऐसे ढकेल दिया तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, दूर जा करके भैया ये तो रोल करके कहीं तो दूर चला जाएगा। लेकिन एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको क्या किया हमने, फिक्स करके रखा है, और उसके बाद में ये मेन पोजीशन है, उसको ऐसे धक्का दे दिया हमने, फिर क्या होने लगा, ये वाइब्रेट होने लगा। मान लीजिए ये वाइब्रेट होने लगा, तो ये जो वाइब्रेशन होगा वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल वाइब्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ये कर सकते हो कि एक, वैसे तो हम लोग बचपन में ये करते थे, आप लोग एक मेटल स्केल ले सकते हो और उसको कहीं फंसा सकते हो, ऐसी जगह जहां से वो गिरे ना, एकदम सीधा ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, उसको थोड़ा सा हल्का से ऐसे झुकाओ, है ना, यहाँ पे ऐसे झुकाओ, फिर उसके बाद में उसको छोड़ दो। तो पहले क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, है ना, यहाँ पे जाएगा, क्या होगा, फिर उसके बाद में ये वापस यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे भी आएगा, है ना। तो इस तरह का जो वाइब्रेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल वाइब्रेशन। क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है भाई, यहाँ से ला करके ऐसे पकड़ करके इसको छोड़ दिया और ये क्या करने लगा, वाइब्रेट करने लगा, अपने आप क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये स्केल के साथ, मेटल वाली स्केल के साथ आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे फंसा करके उसको ऐसे पकड़ करके छोड़ दो, क्या है, वो वाइब्रेट करने लगेगा। तो उस वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल वाइब्रेशन बोलेंगे। समझ गए। और इसमें, इस नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। अगर इसका हम ग्राफ बनाए, ये एक ऐसे ग्राफ बनाएंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट का, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, थोड़ा सा मेरा नीचे हो गया है, लीजिए, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। ये अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। यहां पे एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ गए, एम्पलीट्यूड समझ गए। यानी कि अगर ये यहाँ पे हमने एक बार इसको लाकर के यहाँ से छोड़ा और यहाँ पे गया, फिर वापस अगर यहीं पे आ रहा है, बार बार करने पे यहाँ, यानी कि ये जो अपनी डिस्टेंस है ये अगर बदल नहीं रहा है तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन 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 क्या ये पॉसिबल है, अर्थ पे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्पेस में ले जाए तो हो सकता है पॉसिबल हो जाए, लेकिन भैया अर्थ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये हम डैम्ड वाइब्रेशन में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट होगा। तो ये वाली कंडीशन भैया क्या है, आइडियल कंडीशन है। क्या है, आइडियल कंडीशन, जो कि हम लोग पढ़ते तो है लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं, कहीं कहीं अप्लाई नहीं करते। लेकिन हाँ, एक थ्योरी रहती है कि भैया अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे 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 होगा।
ठीक है, ये वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करने लगेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसका जो भी टाइम पीरियड होगा उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या, यानी कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड होगा। और तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, नेचुरल टाइम पीरियड कहलाया जाएगा। क्या होगा, नेचुरल टाइम पीरियड कहलाया जाएगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मतलब कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये आप लोगों को क्लियर है कि यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रफ, और इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, है ना। ये ऊपर वाला पार्ट यानी कि एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक गया उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और जब जितना नीचे गया, मैक्सिमम कितना नीचे गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं इसी का भाई, फ्री वाइब्रेशन के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। एक हम क्या ले लेते हैं, पेंडुलम। क्या है, पेंडुलम ले लेते हैं। ये है भाई, ठीक। हम इसको खींच करके यहाँ पे लाए, ठीक। तो इसको यहाँ पे खींच करके ले आए और छोड़ दिए यहाँ से, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। क्यों, यहाँ पे जाएगा, ठीक। और फिर ये क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, क्या है, इसको ही देख लो, ये ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, इसका होता रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, यानी कि ये धीरे नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं, समझ गए, ये झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ठीक है। पुष्पा पुष्पा देख लियो आप लोग, ठीक है। तो ये रुकेगा नहीं, ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये कंडीशन क्या होती है आपकी, नेचुरल वाइब्रेशन की। क्या होती है, नेचुरल वाइब्रेशन। और हमेशा याद रखिएगा, ये यहां तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल ये होगा। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन का। क्या है, मोड ऑफ वाइब्रेशन। एक स्ट्रिंग लिया हमने और उसको दो तरफ से बांध दिया है, ठीक है। और स्ट्रिंग ऐसी है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, यानी कि इसको हम बीच से अगर पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। यानी कि पहले हम इसको ऐसे यहाँ पे लेकर के छोड़ दिए, तो यहाँ पहले यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, है ना। ये ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग बोलेंगे एफ फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल नोट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। और ये फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, 1 सेकंड में 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 20 हो सकती है, 100 हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। तो प्रिंसिपल नोट कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा पहला कंडीशन, पहला वाला। तो दूसरा वाला हम लोग देखते हैं कि अगर हम 1/4, ठीक है, अब ये बीच था, है ना, एकदम बीचों बीच था, और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे खींच कर छोड़ते हैं, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे, फिर नीचे जाएगा, और फिर ये ऐसे, ठीक। फिर क्या होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे होकर के ये नीचे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे, यानी कि ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट subsidiary of frequency टू एफ। क्या हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, 2f।
अब भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 10 है, तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पे। समझ गए? क्लियर? अब हम लोग तीसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, इसकी 1/4 लेंथ का हमने क्या किया था, लेंथ पे ही हमने वाइब्रेट करवाया था। 1/4 लेंथ यहां से पकड़ करके क्या किया था, इसको वाइब्रेट करवाया था। ठीक, अब यहाँ पे हम 1/6 लेंथ ले देते हैं। 1/6 लेंथ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे या प्लग करेंगे। 1/6 लेंथ इज एट 1/6 स्ट्रिंग इज प्लग। ठीक है, स्ट्रिंग इज प्लग। यहाँ पे एक छठे यहाँ पे हम कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, ये पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में ये ऐसे नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा स्ट्रिंग, फिर ये यहाँ पे जाएगा। तो ये क्या है देखो, ये फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे करेगा। ये आप लोग करके देख सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड सब्सिडरी विथ, या कह सकते हो ऑफ फ्रीक्वेंसी 3f। यहां पे देखो फ्रीक्वेंसीज डबल हो रही है और ट्रिपल हो जा रही है। हमने क्या किया, बस स्ट्रिंग की लेंथ जो है अलग अलग लेंथ पे क्या किया, हमने प्लग किया, तो वाइब्रेशन उसका क्या है, बदल जाएगा। और ये क्या है, एक एग्जांपल किसका है, फ्री वाइब्रेशन का है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, बस हमने क्या किया, अलग अलग जगहों से इसको प्लग किया, तो ये क्या है, अलग अलग वाइब्रेशन भी देने लगा हमें। ठीक है, पहले ऐसे दे रहा था, हमने 20 से किया था, तो इसको क्या है, ऊपर नीचे बस ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसके बाद में हमने 1/4 लिया, तो इसको ऐसे प्लग किया, तो ये ऐसे ऐसे, मतलब दो दो फ्रीक्वेंसीज देने लगा। ठीक है, 2f यानी कि 2 के मल्टीपल में फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो उसके बाद में हमने 1/6 पे यानी कि 1/6 पे इसको क्या किया, प्लग किया, या कह सकते हो कि स्ट्राइक किया। तो ये क्या है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो 3 टाइम्स हो गई। क्या हो गई, 3 टाइम्स हो गए। ये एक एग्जांपल है। और एक एग्जांपल हम लोग लास्ट में देख लेते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। इसका ट्यूनिंग फॉर्क का। अब भाई ट्यूनिंग फॉर्क है, उसको हमने जरा सा स्ट्राइक किया तो क्या है, वो नाचने लगता है। नाचने इन द सेंस वाइब्रेट करने लगता है। अब वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा भाई, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। उसका जो प्लग है, ठीक है, यानी कि सॉरी, उसका जो प्रोंग है, ये है ना, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, और ये फ्री वाइब्रेशन में क्या होगा, वाइब्रेट ही करता रह जाएगा। क्या है, हमेशा वाइब्रेट ही करता रहेगा। और इसका जो एम्पलीट्यूड है, जितना यहाँ पे जा रहा है, मैक्सिमम एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहा है, उतना ही एक्सट्रीम राइट में भी जाएगा। समझ गए, उतना ही एक्सट्रीम में लेफ्ट में और राइट में दोनों में जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और ये किसका एग्जांपल है, फ्री वाइब्रेशन का है। ठीक, क्या है, फ्री वाइब्रेशन का। अब बात आती है डैम्प्ड वाइब्रेशन। क्या है, डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, जो कि डेली लाइफ में हमारे वाइब्रेशंस होती हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशंस, डैम्प्ड। ठीक, तो इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ decreasing amplitude is called as damped vibration। क्या हो गया भाई, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या किया, स्ट्राइक किया। ठीक, अब वो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, करते 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 क्या है, वो स्टॉप हो जाएगा।
है ना, क्या है वो करते करते स्टॉप हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैम्ड वाइब्रेशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वही एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि जो मेटल वाली स्केल होती है, ठीक, हमने उसको क्या किया भाई, इसको ऐसे तो जरा सा खींचा, ठीक है, यहाँ तक खींचा, फिर उसके बाद में इसको छोड़ दिया, तो ये जाएगी एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी अपने राइट में, ठीक, राइट में एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ठीक, अब बाद में क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे आएगी तो ये हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे रहेगी, ठीक है, उसकी पोजीशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, कम राइट लेफ्ट में जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये धीरे 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 कम होते 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 क्या आ जाएगा, एकदम स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे आसपास में क्या होती है, एयर होती है, और साथ ही साथ में इसका एक अपना रिस्टोरिंग रेजिस्टेंस होता है, रिस्टोरिंग फोर्स भी होता है। यानी कि अगर भैया हम इसको ऐसे खींच दिए हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ला करके खींच दिए हैं, ठीक, ये ऐसे है तो इसको हमने ऐसे खींचा, तो भैया ये जो चाहेगी, ये स्केल चाहेगी, क्या चाहेगी कि भैया हम अपनी प्लेस पे वापस आ जाए। तो भैया ये भाई अब आप हमारे हम ही को आप अपने ही को ले लो, आप अपने को चाहे जितना खींच लो, ठीक है, आपका हाथ बहुत ज्यादा खींचोगे, ठीक है, तो वो आपका हाथ जो है क्या चाहेगा कि भैया मैं अपने हाथ यहीं शोल्डर पे ही रहूं, ठीक है, क्या है, शोल्डर पे ही रहूं, उधर बाजू वाले के यहाँ ना चला जाऊं, ठीक है, तो यही तो सोचेगा ना। अगर आप इसको बहुत ज्यादा खींचोगे या फिर ऐसे यहाँ पे स्केल को बहुत ज्यादा खींचोगे तो कोशिश यही करेगी कि हम वापस यहीं पे आ जाए। और साथ ही साथ में एक रेजिस्टेंस लगता है जो कि एयर ऑफर करता है, भैया कि तुम ज्यादा उछलो ना, ज्यादा नाचो ना, समझ गए। एयर क्या कहती है कि भैया तुम ज्यादा नाचो ना, तुम शांति से बैठे रहो, लेकिन फिर भी क्या है, ये वाइब्रेट करता है, और करते 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 अब रेजिस्टेंस क्या है, लगता है इस पे, ठीक है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस इस पे लगता है, और लगते लगते क्या है, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे ये रुक जाएगी, क्या है, जहां पे ये रुक जाएगी। तो इसका जो डैम्ड का आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डैम्ड ग्राफ, डैम्ड वाइब्रेशन ग्राफ, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना कम होगा ये डिपेंड करेगा कि ये किस तरह का मटेरियल है, समझ गए। अब जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक, ट्यूनिंग फॉर्क है, एग्जांपल हम ले रहे हैं, ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक, अब इसको हमने भाई स्ट्राइक किया, ठीक है, स्ट्राइक किया, तो ये जो है यहीं पे ऐसे नाचेगा, ठीक, अपनी प्लेस पे ही, ठीक है, इधर उधर जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद में ये रुक जाएगा, कुछ समय के बाद में ये रुक जाएगा। अब भाई जो गिटारिस्ट होते हैं, जो गिटार वगैरह बजाते हैं, उनका जो गिटार ऐसे कुछ होता है ना, और यहाँ पे होल होता है। अब इसको हमने बजाया, ठीक है, अब स्ट्रक किया, तो स्ट्रक करने के बाद में छोड़ दिया, अगर मान लेते एक बार स्ट्रक किया फिर छोड़ दिया, तो क्या है कि आवाज तो आएगी 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 कि हल्के कुछ समय के बाद में वो आवाज आना बंद हो जाएगी, अगर हम दोबारा स्ट्राइक नहीं करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्ड वाइब्रेशंस, क्या बोलते हैं, डैम्ड वाइब्रेशंस बोलते हैं। और डैम्ड वाइब्रेशन में उतना ज्यादा कुछ है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक, ये हमारे डेली लाइफ में होते हैं, तो इनके वाइब्रेशंस और क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन पे। फोर्स्ड वाइब्रेशंस, डेफिनेशन लिख ली जाए, डेफिनेशन में है द पीरियोडिक vibration due to in a body due to influence of external periodic vibrations is called as forced vibrations।
मतलब कि अगर कोई बॉडी है, उसको हमने एक बार ऐसे वाइब्रेट करवा दिया तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अपना वाइब्रेट करेगा, ऐसे नेचुरली वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन इसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसकी वाइब्रेशंस कम होने लगेंगे, ऐसे धीरे धीरे कम हो रही, धीरे धीरे कम हो रही। अब धीरे धीरे कम हो रही तो हमें इसका एम्पलीट्यूड कह सकते हैं कि इसका वाइब्रेशन मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा एक झटका दे देंगे, यानी कि और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, पीरियोडिक वाइब्रेशन है ना, एक्सटर्नल पीरियोडिक वाइब्रेशन, ये कह सकते हो कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हम लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे तो ये क्या है, और तेजी से फिर से क्या करने लगेगी, वाइब्रेट करने लगेगी, और फिर से वाइब्रेट करने लगेगी तो इसका एम्पलीट्यूड जो है मेंटेन रहेगा। ठीक है, मेंटेन रहेगा। तो अब जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, ग्लास नहीं है, क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क है, अब इसको हमने वाइब्रेट करके छोड़ दिया। अब वाइब्रेट करके छोड़ दिया, उसके बाद में क्या है कि जहां पे एक टेबल रखा हुआ है, अब इस टेबल के ऊपर में इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम लेकर के आते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, वाइब्रेट कर रहा है, और जैसे हम इसको छुआते हैं तो ये टेबल भी क्या होगा, हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा। भाई यहाँ पे ही अगर हम छुआते हैं तो ये क्या है, वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करेगा तो इसका, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, टेबल का एरिया बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करने लगेगा, ये तेजी से वाइब्रेट करेगा और बहुत तेज आवाज निकालेगा, साउंड जो है बहुत तेज निकलेगी। नहीं तो एक एक्सपेरिमेंट वो वाला भी करके देखिए, जो स्केल है ना, मेटल स्केल है, और फंसा रहे हो आप उस टेबल में, फंसा करके आप उसको ऐसे ऐसे वाइब्रेट करवा रहे हो, तो ये कम साउंड निकालेगी, ठीक है, मेटल जो है कम साउंड निकालेगी इन कंपैरिजन टेबल के, क्योंकि टेबल का एरिया बहुत ज्यादा है, तो वाइब्रेट करने के बाद में कि भैया भैया उसके जो पार्टिकल्स है वो भी बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं इसके कंपैरिजन में, ये जो मेटल स्केल है, तो वाइब्रेशन जिसका ज्यादा होगा साउंड उसकी ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, फोर्स्ड वाइब्रेशन के थ्रू पॉसिबल है। तो एग्जांपल और अगर हम देखें तो जैसे कि आप लोग जो गिटारिस्ट होते हैं, यानी गिटार जो बजाते हैं, जो गिटार बजाते हैं उनका अगर हम एक एग्जांपल लिया जाए तो भाई थोड़ा सा गिटार गलत बन गया, माफ करें जितने भी गिटार बजाने वाले हैं। ऐसे कुछ होता है ना, तो क्या करते हो आप लोग, जब इसको स्ट्रिंग करते हो, स्ट्रक करते हो, जब आप इसको स्ट्रक करते हो तो क्या है, आवाज ये वाइब्रेट करती है और आवाज निकलती है, और यहाँ पे क्या है, हॉलो है, ठीक है, इसके अंदर में एयर भरी हुई होती है तो आवाज निकलती है। तो जब आप एक बार स्ट्राइक करते हो तो उसके बाद में ये वाइब्रेट करता है, उसके बाद में आवाज धीरे हो जाती है, फिर उसके बाद में आप फिर से वाइब्रेट करते हो, यानी कि फिर से स्ट्रक करते हो, तो क्या होगा, फिर से जब आप इस पे स्ट्रक करोगे तो ये फिर से वाइब्रेट होगी, फिर से वाइब्रेट होगी, तो क्या है, साउंड निकालेगी। अब यहाँ पे देखो जो वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि आप फोर्स वाइब्रेशन निकाल रहे हो, यानी कि इसको आप रुकने नहीं दे रहे हो, आप फिर से उसको वाइब्रेट पे वाइब्रेट किए जा रहे हो। जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके अंदर में क्या होती है, हवा भरी हुई होती है, क्या होती है, हवा भरी हुई होती है। तो ये जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन में, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके कंपेरिजन में कह सकते हो कि ये जो आपकी एयर है उसमें ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे ही ये जो आपकी स्ट्रिंग है उसको आप स्ट्रक करते हो तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट होने लगते हैं बहुत ज्यादा। तो किसकी वजह से वाइब्रेट हो रहे हैं, इस स्ट्रिंग की वजह से वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इसको, इसका मतलब क्या है कि उसको ये जो पार्टिकल्स उनको फोर्सली वाइब्रेट करवाया जा रहा है। तो जब वो अमाउंट उनका ढेर है, बहुत ज्यादा है, तो जो आवाज निकलेगी वो क्या है, बहुत ज्यादा तेज निकलती है, क्या है, बहुत ज्यादा तेज। एक्सपेरिमेंट से ये हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है कि जो फोर्स वाइब्रेशन है वो क्या करती है, बहुत ज्यादा साउंड निकालती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, साउंड ज्यादा निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात आती है रेजोनेंस की। तो इसको आप लोग छाप ले, वैसे मैंने मिटा ही दिया है, होप कि आप लोगों ने छाप लिया होगा। अब मैं आप लोगों को रेजोनेंस बताने जा रहा हूं।
इसकी डेफिनेशन लिख ली है, इट इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन इन विच, कह सकते हो कि when the frequency of external applied force या external periodic force is equal to the natural frequency of the body या object then this phenomena is called as रेजोनेंस। अभी हम लोगों ने फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़ा, ठीक। अब जब फोर्स्ड वाइब्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, अगर ये भैया वाइब्रेट कर रहा है तो हम इनको अलग से क्या दे रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं, है ना, अलग से वाइब्रेशन दे रहे हैं तो भैया ये फिर से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अब जब हम जो अलग से वाइब्रेशन दे रहे हैं, यानी कि ये जो पीरियोडिक वाइब्रेशन दे रहे हैं, ठीक है, अलग से जो फोर्स दे रहे हैं हम इसको, ठीक है, अलग से हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी, इस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर जो ऑब्जेक्ट है उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, यानी कि दोनों इक्वल हो जाए, तो क्या कहेंगे उसको, रेजोनेंस बोलेंगे। और जब रेजोनेंस होगा तो आवाज क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जैसे कि अभी हम लोग फोर्स में पढ़ चुके हैं, फोर्स वाइब्रेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। जरा एक एग्जांपल देखते हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हमने क्या किया है, एक साउंड बॉक्स, यानी कि ये जो साउंड बॉक्स है इससे हम लोगों ने, ये मेटल का ही साउंड बॉक्स है, इससे हमने जोड़ दिया है। और एक मेटल बॉक्स, सॉरी, एक फॉर्क ऐसा है, इसको भी ऐसा ही कुछ हमने बनाया है, ठीक है, ये मेटल का है दोनों, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको वाइब्रेट करा दिया, ठीक, इसको हमने मार करके ये वाइब्रेट करा दिया, तो ये वाइब्रेट होगा, ये पूरा वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा, तो क्या होगा, ये भी पूरा वाइब्रेट होगा। अब जब ये वाइब्रेट होगा, ठीक है, ये जो मेटल की शीट है, या कह सकते हो मेटल का बॉक्स है, ये भी वाइब्रेट हो रहा है। जब ये वाइब्रेट होगा तो यहाँ पे आसपास में क्या है, एयर है, और वो एयर है, एयर भी क्या होगी, वाइब्रेट होगी। जब वाइब्रेट होगी तो भैया आगे प्रोपोगेट करेंगे, ऐसे ऐसे प्रोपोगेट करने के बाद में यहाँ पहुंची, जब यहाँ पे पहुंची तो इसके वॉल्स पे जो एयर है वो टकराई, और टकराने के बाद में इसको भी वाइब्रेट करवाया। जब इसको भी वाइब्रेट करवाया तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे यहाँ ये तो वाइब्रेट कर रहा है, धीरे धीरे फिर ये भी वाइब्रेट करने लगा, क्योंकि दोनों सेम ही मटेरियल के हैं, दोनों सेम ही साइज के हैं, तो ये दोनों क्या है, एकदम सेम फ्रीक्वेंसी पे क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। जब ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेंगे तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो साउंड होगी, जो नॉइस होगी या जो साउंड होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए? तो ये है हमारा रेजोनेंस की कंडीशन कि भैया पहली बात तो जो आपका फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, पीरियोडिक फोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक, वो क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक। अब एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक, ये वाला एग्जांपल तो आप लोगों ने देख लिया। अब एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं आर्मी वाले, ठीक है। अब आर्मी वाले जो है क्या है भैया, एकदम कदम से कदम मिला करके चलते हैं, है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। जब ये ऐसा चलते हैं तो उनके जितने भी कदम होते हैं सब एकदम इकट्ठा बैठते हैं, ठीक, इकट्ठा जमीन पे पड़ते हैं, इकट्ठा जमीन से उठते हैं। एक मान लेते हैं कि वो यहाँ पे है सब लोग, ठीक, यहाँ पे है, ये पूरा झुंड यहाँ पे है। अब सामने पड़ गया ब्रिज, तो जो कैप्टन होता है यहाँ पे आर्मी का, वो कहता है कि भैया अब अपने कदम तोड़ दो। तोड़ दो का मतलब ये नहीं है कि पैर तोड़ दो, नहीं, यानी कि
जिस कंडीशन में वो पहले चल रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, तो अब क्या करना है, एकदम नॉर्मली चलना है, ठीक है, कैसे भी करके आराम से चल सकते हो, ठीक। अब ये लोग एकदम यहाँ से नॉर्मली जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पहुंचते ही फिर उनका लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट चलने लगता है। क्यों? क्योंकि जब अगर ये यहाँ पे होंगे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हैं और यहाँ पे ये लोग लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी कि इस ब्रिज पे ये लोग लेफ्ट राइट लेफ्ट करने लगे, जब ये मारेंगे पैर, ठीक है, इस ब्रिज पे, तो ये जो ब्रिज है, ठीक है, ये भी क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। अब जब ये वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है, तो वाइब्रेट करते करते मान लेते हैं कि इस ब्रिज की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और ये जितने भी सोल्जर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है, उनके पैरों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो ये क्या होंगे भाई साहब, धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे वाइब्रेट करते 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 इनका एम्पलीट्यूड हो जाएगा बढ़, ठीक है, बढ़ जाएगा, और जैसे एम्पलीट्यूड इनका बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, इनके सारे नट बोल्ट जो है ढीले हो जाएंगे और टूट करके गिर जाएंगे। तो हमेशा जितने भी सोल्जर्स होते हैं अगर ब्रिज पे आते हैं तो वो एकदम फ्रीली चलते हैं, ठीक है, कदम ताल मिला करके नहीं चलते हैं। अगर कदम ताल चल कर चलेंगे यानी कि मार्च करते हुए चलेंगे तो वहां पे क्या होगा, टूटने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, ठीक। एक ये हो गया, और एक होता है हमारी बाइक्स, हम लोग जो रोजाना डेली चलाते हैं बाइक्स, या कह सकते हो कि स्कूटी में तो उतना ज्यादा नहीं होता लेकिन बाइक में ज्यादा होता है। तो बाइक में क्या होता है, जो पिस्टन होता है, जो इंजन होता है, ठीक है, पहले गियर पे हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि जो बाइक है बहुत ज्यादा झंझना रही है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, तो क्या करते हो आप गियर बदलते हो, है ना, और स्पीड भी थोड़ी कम रहती है। तो जैसे ही आप गियर बदलते हो तो क्या होता है कि आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो और वो झंझनाना कम कर देती है बाइक, है ना, वाइब्रेट करना बंद कर देती है बाइक, है ना। ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पिस्टन होता है पहले गियर पे क्या होता है, बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा होता है, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो वाइब्रेशन है, ठीक है, पिस्टन का वाइब्रेशन और जो बाइक का है वो दोनों मैच करने लगता है, यानी कि रेजोनेंस कंडीशन में आने लगता है। तो जब ऐसा होता है तो नट बोल्ट ढीले होने लगते हैं, और नट बोल्ट ढीले होकर तो समझ लो आपकी गाड़ी का होना है कबाड़ा, समझ जाए। इसीलिए क्या है, गियर लगाए जाते हैं, गियर लगाते हैं तो वहां पे स्पीड जो है उसकी बढ़ जाती है, क्या नाम है, पिस्टन की स्पीड जो है बढ़ जाती है। तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पे स्पीड अपनी बढ़ा सकते, क्लियर है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी वाइब्रेशन से वो मैच नहीं करती, है ना, बाइक की फ्रीक्वेंसी और आपकी पिस्टन की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं जैसे आप गियर बदलते हो, तो ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए रेजोनेंस के, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी होता है खत्म, एंड होता है, इससे ज्यादा और हमें कुछ पढ़ना नहीं है, है ना। अलग से जितने एग्जांपल्स मैंने बताए वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहां पर आप लोग आइए और वहां से आप लोग ये लेक्चर्स के नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।